India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम आधे घंटे तक आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी मोटी जो खबरें हैं उनसे कराएंगे रूबरू। और ऐसे में कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने भी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कोरोना के कारण अतिरिक्त मौका दिए जाने की थी मांग। फॉर्मूला 1 रेस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2011 की मनोरंजन कर छूट की याचिका सुनवाई योग्य नहीं। जेपी स्पोर्ट्स ने जमा राशि वापस मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कपन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां से मिलने की दी अनुमति। अभियोजन पक्ष ने कहा जेल नियमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात का कोई प्रावधान नहीं। महाराष्ट्र सरकार तेलुगु कवि वरवर राव को सर जेजे अस्पताल में भेजने के लिए तैयार। इंदिरा जयसिंह ने कहा हर किसी को अपने जीवन के अंतिम वर्षों को गरिमा के साथ जीने का है अधिकार। India Legal presents Courts Roundup. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो यूपीएससी परीक्षा में उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू ने अदालत में कहा कि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत हलफनामा देने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई। बता दें कि कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की किसी भी प्रकार से अतिरिक्त प्रयास उन उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा जिन्होंने अक्टूबर में आयोजित की गई परीक्षा में भाग लिया था अथवा कोविड-19 महामारी के कारण वे परीक्षा में भाग नहीं ले सके। इस संबंध में एक मांग याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा था। न्यायालय में जवाब दाखिल करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि सरकार से जानकारी मिली है कि सरकार अतिरिक्त मौका देने को लेकर सहमत नहीं है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को 25 जनवरी सोमवार तक एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई भी 25 जनवरी सोमवार तक स्थगित कर दी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कल रात मुझे केंद्र सरकार से जानकारी मिली कि वे कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने को लेकर सहमत नहीं है। इसके पहले की सुनवाई में एएसजी ने न्यायालय से समय देने की मांग की क्योंकि केंद्र ने कहा था कि ये मुद्दा केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के बीच सक्रिय तौर पर विचाराधीन है। इससे पहले 18 दिसंबर 2020 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र अतिरिक्त अफसर की दलील के संबंध में एक विचार कर रहा है और इस संबंध में निर्णय 3 या 4 सप्ताह के भीतर होने की संभावना है। अतिरिक्त नियमों को मंजूरी देने के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इससे पहले 30 सितंबर को शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि वे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें क्योंकि ये उनके लिए ऊपरी आयु सीमा के तहत ये 2020 में अंतिम प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय का पालन न करने के लिए दंडित करने से पहले न्यायालय को किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, रिट या अन्य प्रक्रिया के अवज्ञा के बारे में न केवल संतुष्ट होना चाहिए बल्कि ये भी संतुष्ट होना चाहिए कि इस तरह की अवज्ञा जानबूझकर और इरादतन थी। जस्टिस A.M. खानविलकर और B.R. गवई की पीठ ने ये टिप्पणी 2008 में दायर एक अवमानना याचिका को बंद करने के बाद की है, जिसमें एक तरफ पिता और दूसरी तरफ आपको बता दें कि पहली पत्नी के उसके 2 बेटों के बीच पारिवारिक विवाद पैदा होने से ही शुरू हुआ था। अवमानना याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि पक्षकार ने शीर्ष अदालत द्वारा एक पूर्व अवमानना याचिका में पारित एक आदेश को खत्म करने के अपने प्रयास में कंपनी लॉ बोर्ड से संपर्क किया और एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया। अवमानना याचिका के आरोप लगाया था कि CLB के अधिकार क्षेत्र को लागू करना, CLB द्वारा उक्त कार्रवाई की सुनवाई करना स्वयं अवमानना है और पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति अदालत की अवमानना नहीं करता अगर किसी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान उसके लिए खुली अन्य न्यायिक कार्रवाई को ले लेता है, भले ही बाद की कार्रवाई दूसरे पक्षकार को नुकसान में डाल दे। इसके बाद पीठ ने अवमानना कार्रवाई के दायरे को समझाया और कहा कि केवल न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा अवमानना होगी। न्यायालय ने देवव्रत बंदोपाध्याय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई का भी उल्लेख किया था। दरअसल जिसमें ये कहा गया था कि ये अवमानना कानून के तहत सजा तब बुलाई जाती है जब चूक जानबूझकर और किसी के कर्तव्य की अवहेलना और अधिकार की अवहेलना के लिए की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस SK कौल की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें फरवरी 2020 में हुए दिल्ली के दंगों में फेसबुक के अधिकारियों की भूमिका या मिलीभगत की शिकायतों पर शांति और सद्भाव की विधानसभा समिति द्वारा जारी समन को चुनौती भी दी गई है। 10 सितंबर 2020 को 18 सितंबर 2020 को 2 सम्मन जारी किए गए थे, जिसमें मोहन को दिल्ली के दंगों में फेसबुक के अधिकारियों की भूमिका या मिलीभगत की जांच के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। 23 सितंबर को अदालत ने विधानसभा पैनल के अध्यक्ष की ओर से प्रस्तुत किया था कि अजीत मोहन के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे आज अजीत मोहन की ओर से पेश हुए साल्वे की प्रस्तुतियां का जोर इस तर्क पर टिका हुआ था कि समिति उन्हें तीसरे पक्ष के रूप में नहीं बुला सकती है और दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकारों के अंदर गैर सदस्यों को उपस्थित होने के लिए मजबूर करना शामिल नहीं है। इसके अलावा साल्वे ने यूके के विशेषाधिकारों की अवधारणा के साथ ही भारतीय अवधारणा की जांच करके संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा का विश्लेषण करने पर तर्क दिया है। साल्वे ने यह भी कहा है कि सहकारी संघवाद पर समिति का रुख गलत है, क्योंकि ये समिति को भारतीय संघ के विशेष रूप से आरक्षित मामलों पर दखल देने के लिए अधिकृत नहीं करता। इसके मद्देनजर साल्वे का मामला ये था कि मोहन फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष होने के नाते समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहते, क्योंकि वह एक राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और ऐसा करने के लिए वो चुप रहने के अपने अधिकारों के भीतर अच्छी तरह से है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को हाथरस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी 90 वर्षीय मां से मिलने की अनुमति दी, जिसे 5 अक्टूबर को दरअसल यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। और जब वह हाथरस के लिए आगे बढ़ रहे थे, कप्पन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया था कि जेल नियम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां सरकार अगले सप्ताह तक मामले को स्थगित करने की मांग कर रही है, वहीं कप्पन जेल में बंद है और उसकी 90 वर्षीय मां अपने बेटे को देखने के लिए संघर्ष कर रही है। सिब्बल ने कहा कि जेल नियमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान
परेशान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कपन की मां चाहती है कि उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए और वे 90 से ज्यादा उम्र की है। कोर्ट का कहना है कि जेल के नियम वीसी की अनुमति नहीं देते हैं और सिब्बल ने कहा कि मां ज्यादातर बेहोश रहती हैं और जब भी उन्हें होश आता है तो वह अपने बेटे की मौजूदगी की तलाश करती हैं। दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह अनुरोध का ध्यान रखेंगे। इस बिंदु पर सीजेआई एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली एक बेंच ने कहा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुरोध को अनुमति देगी। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया सरकार उसका ध्यान रखेगी। इस बीच सॉलिसिटर जनरल द्वारा किए गए अनुरोध पर इस मामले को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये कदम केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा सिद्दीक कपन की रिहाई के लिए दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से संबंधित है, जिसे पिछले हाथरस की घटना के मद्देनजर सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए इस साल गिरफ्तार किया गया था। आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के कड़े प्रावधान और कपन और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। फॉर्मूला 1 रेस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2011 की मनोरंजन कर छूट की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उधर जेपी स्पोर्ट्स ने जमा राशि वापस मांगी है। जेपी की तरफ से दलील दी गई है कि जेपी स्पोर्ट्स ने गौतम बुद्ध नगर जिले में आवंटित भूमि पर एक विश्व स्तरीय F1 सर्किट विकसित किया और 2 साल के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन अब जब याचिका सुनवाई योग्य नहीं है तो 2011 की राशि वापस मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2011 और 2012 में भारत में आयोजित फॉर्मूला 1 रेस को दी गई मनोरंजन कर छूट को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अमित कुमार द्वारा दायर रीट याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के साथ बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में आयोजित ग्रैंड फिक्स समारोह में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई छूट को चुनौती दी गई थी। रेस निर्धारित होने से एक सप्ताह पहले 21 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका में एक आदेश पारित करते हुए रेस के आयोजक जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड को दे मनोरंजन कर की राशि जमा करने का निर्देश दिया था। इस हिसाब से जेपी स्पोर्ट्स ने 2011 में 24 करोड़ रुपए जमा किए थे। पिछले साल जेपी स्पोर्ट्स ने इस राशि का रिफंड पाने के लिए एक आवेदन किया था। जेपी स्पोर्ट्स के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने पीठ से आग्रह किया कि वो जमा की वापसी को अनुमति दे, क्योंकि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने को लेकर दातार की आपत्ति से सहमत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कर छूट को चुनौती देने वाली ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जेपी स्पोर्ट्स ने गौतम बुद्ध नगर जिले में आवंटित भूमि पर एक विश्व स्तरीय F1 सर्किट विकसित किया और 2 साल के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, दातार ने प्रस्तुत किया। हालांकि बाद में कुछ कर विवादों के कारण आयोजन नहीं हो सके। चूंकि अदालत का विचार है रीट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए जेपी स्पोर्ट्स को 2011 में जमा राशि वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, दातार ने निवेदन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी वकील ने विरोध किया। स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि जेपी स्पोर्ट्स ने पहले से ही घटना के लिए टिकट बेचते समय जनता से मनोरंजन कर राशि एकत्र की थी और इसीलिए जमा राशि को वापस करने से अन्यायपूर्ण होगा। इस तथ्यात्मक विवाद को ध्यान में रखते हुए सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने यूपी मनोरंजन सट्टेबाजी कर अधिनियम से संबंधित वैधानिक प्राधिकरण को 4 सप्ताह के भीतर अदालत को रिपोर्ट करने के लिए कहा कि क्या जेपी स्पोर्ट्स ने वास्तव में आयोजन के लिए मनोरंजन कर एकत्र किया है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर वापसी के लिए जेपी स्पोर्ट का दावा तय किया जाएगा। पीठ ने अपने आदेश में ये भी दर्ज किया है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट। राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी एजी पेरारी वलन की रिहाई के मामले में एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल संविधान के अनुसार अगले 3-4 दिन के भीतर अनुच्छेद 161 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्ति के अभ्यास में सजा के छूट पर निर्णय लेंगे। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ पेरारी वलन द्वारा सितंबर 2018 में राज्य सरकार द्वारा दी गई
की गई सिफारिश के आधार पर जेल से रिहा करने के याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने पहले इस तथ्य पर नाखुशी जताई थी। दरअसल आपको बता दें कि नाखुशी जताते हुए ये कहा गया था कि सजा की माफी के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार 2 साल के लिए अधिक समय से तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष लंबित थी। दरअसल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दया याचिका की लंबी पेंडेंसी का हवाला देते हुए पेरारीवलन की मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दरअसल आदेश को निर्धारित करने के लिए पीठ शुरुआत में एसजी के प्रस्तुत किए गए। पीठ ने आखिरकार ये दर्ज किया कि मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अगले 3 से 4 दिनों में संविधान के अनुसार विचार किया जाएगा और इस मामले को 4 सप्ताह के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा। खास बात यह है कि केवल बुधवार को केंद्र की ओर से एएसजी के एम नटराज ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति है, न कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल, जो माफी छूट देने के लिए सक्षम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका और आरबीआई, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को स्वतंत्र माना जाता है और इसीलिए उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। जस्टिस एसके शिंदे और मनीषा पिटले की खंडपीठ एकनाथ खड़से द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी और जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत को खारिज करने की मांग की थी। अंतरिम फैसले में खड़से के वकील अपने मुवक्किल के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने जारी किए गए सम्मन के आधार पर पूछताछ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांगी। दरअसल ईडी के वकील अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि एजेंसी 25 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके बयान को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस शिंदे ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को कुछ और दिनों के लिए संरक्षण दिया जाता तो इससे कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। हम हमेशा मानते हैं कि न्यायपालिका और आरबीआई, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों को स्वतंत्र और उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर ये एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती हैं तो इससे लोकतंत्र के लिए खतरा है। जस्टिस शिंदे ने पूछताछ में कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ये जिद क्यों है। उन्होंने कहा कि जब भी सिंह ने बयान दिया उन्होंने इसका पालन किया और सिंह ने कहा कि यदि कोई आदेश पारित किया गया तो ये गलत मिसाल कायम करेगा। खड़से जो भाजपा छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए हैं, इस साल 15 जनवरी को मुंबई में ईडी के सामने पेश हुए। उन्हें कथित रूप से जमीन हड़पने के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए सम्मन दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू किए जाने के 4 दिन बाद ही अपने आदेश में बदलाव किया है। कोर्ट ने अब वकीलों को फिजिकली या ऑनलाइन दोनों तरह से पेश होने की सहूलियत दी है। कोरोना संक्रमण के केस कम होने से अब दिल्ली हाईकोर्ट में इसी हफ्ते फिजिकल हियरिंग शुरू हुई थी। दरअसल इसके बाद अदालत में भीड़भाड़ काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसको लेकर सवाल भी उठे थे। इसके बाद अब कोर्ट ने ऑनलाइन या फिजिकली दोनों तरह से हियरिंग की बात कही है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 मार्च 2020 को अपने कामकाज के साथ साथ जिला अदालतों को भी बंद कर दिया था। कुछ समय बाद धीरे धीरे अदालतों में काम शुरू किया गया। हालांकि नियमित सुनवाई बीते हफ्ते तक नहीं हो रही थी। राजधानी में आपको बता दें कि कोरोना के मामले कम होने के बाद सोमवार या 18 जनवरी 2021 से फिजिकली हियरिंग और नियमित कामकाज शुरू हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को जारी किए गए आदेश में कहा था कि हाईकोर्ट की 11 बेंच 18 जनवरी से फिजिकल सुनवाई करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म द व्हाइट टाइगर पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉलीवुड निर्माता जॉन हार्ट जूनियर द्वारा दायर एक तत्काल याचिका पर सुनवाई की है। इस याचिका के तहत कथित कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर इसकी स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अरविंद अडिगा के बुकर
पुरस्कार विजेता उपन्यास द व्हाइट टाइगर के आधार पर प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार अभिनीत स्टारर की ओटीटी स्ट्रीमिंग के खिलाफ निषेधाज्ञा के अंतिम मिनट के अनुदान को सही ठहराने के लिए कोई भी प्राइमरी सामग्री नहीं दिखाई गई। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिलीज के एक दिन पहले कोर्ट के पास आने वाले अभियोगी को न्योचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। यह तय हो गया है कि कोई भी पक्ष अंतिम समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाए तो आपको बता दें कि वह इस तरह के किसी भी राहत से वंचित है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक फिल्म की रिलीज होने से रोकने पर इसका उन पर बहुत गंभीर प्रभाव है जिन्होंने इसमें काम किया है, जैसे अभिनेता, निर्माता इत्यादि। आपके लिए ये आपके सपने की तरह हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि राज्य 81 वर्षीय तेलुगु कवि वरवर राव को तलोजा जेल के अस्पताल में वापस भेजने के बजाय सीधे सर जेजे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। राव एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में यूएपीए के तहत एक अभियुक्त हैं और वे विभिन्न चिकित्सा जटिलताओं से पीड़ित हैं और वर्तमान में नानावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती है। विशेषज्ञों की एक टीम ने पिछले हफ्ते अदालत को सूचित किया कि राव डिस्चार्ज होने के लायक है और ऐसे में राव की जमानत का तर्क देते हुए उनके वकीलों ने जेल अस्पताल में बुनियादी ढांचे की कमी पर बार बार जोर दिया ताकि उनकी स्थिति की निगरानी की जा सके और इसीलिए बीमार आदमी को कम से कम 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिल सके। इससे पहले सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने राव की रिहाई के लिए जोरदार तर्क दिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.